हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आइए देखते हैं कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो आइए नंबर 1 लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बात करें तो नंबर 1 हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स के बारे में। नंबर 2 बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। नंबर 3 कोवेलेंट सॉलिड्स। और नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो सॉलिड्स बनते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब एटम से मिलके बना तो जो सॉलिड क्रिएट हुआ वो हम कहें क्या, कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इसका मतलब कोवेलेंट सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। और मेटेलिक सॉलिड्स का कर्नल्स प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आयनिक सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप्स के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अकॉर्डिंग, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अकॉर्डिंग टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम एक एक करके चारों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स में हम सबसे पहले लेंगे एग्जांपल। एक NaCl एग्जांपल लेते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा, Na+, ये एक कैटायन है, Cl- एक एनायन है। जो आयनिक सॉलिड बनता है वो कैटायन और एनायन के मिलने से बनता है। ये है कैटायन और ये है एक एनायन। अगर इसका 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या है, एक कैटायन के चारों तरफ क्या है, एनायन है, डिफिनिट नंबर में, फिक्स नंबर में एनायन है। और एक एनायन के चारों तरफ क्या है, फिक्स नंबर में कैटायन है। ठीक है, तो ये देखो, जो ये कैटायन है और ये एनायन है ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्शन दो कैटायन के मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो इसी को हम कहते हैं कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलंबिक फोर्स है वो क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो हमने क्या सीखा, हमने पहला क्या सीखा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, पहला आयंस है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस है। अब आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। दूसरी बात हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कौन सा फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम कोई पूछे कि आयनिक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हम सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, या तो हम इसको और कह सकते हैं कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम थर्ड चीज बात करें, इनके फिजिकल नेचर के बारे में बात करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसके कारण ये क्या होते हैं फिजिकली। अगर हम NaCl कॉमन सॉल्ट को देखेंगे जो कि एक आयनिक सॉल्ट है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन साथ साथ ये बट क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, सॉरी, अब हम बात करेंगे इनके कंडक्टिविटी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण इनके कैटायन और एनायन मूव नहीं कर पाते हैं।
तो ये क्या है, बिहेव लाइक इंसुलेटर, बिहेव लाइक इंसुलेटर। किस केस में, जब ये मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब इन मोल्टेन, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जब केटायन और एनायन इनके खुद के मूव नहीं कर पाएंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन एक केस में अगर मैं इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दूं, कमजोर कर दूं, तो आयंस फ्री हो जाएंगे, और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दो केस में कर सकता है। कब, कौन कौन सा केस है, आइए हम देख लेते हैं। यहां पे NaCl, Cl माइनस, यहां पे अगर हम इन्हें मेल्ट, टेम्परेचर देके मेल्ट करा दे तो ये जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो आयनिक बॉन्ड क्रिएट हुआ ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे ही आयंस कमजोर हो जाएंगे, बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेगा। किस केस में, इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट। सिमिलरली अगर हम इनको क्या करें, NaCl को, ये हमारा NaCl है, देखिएगा NaCl सॉलिड है, इसको वाटर में डाल दें तो क्या बन जाएगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये हाइड्रेटेड आयन हो जाएंगे। कौन, किस फॉर्म में, हाइड्रेटेड आयन। तो क्या हो जाएगा हाइड्रेटेड आयन, मतलब कि Na प्लस के चारों तरफ एक्वस वाटर सराउंडिंग होगा और Cl माइनस के चारों तरफ वाटर सराउंडिंग होगा, मतलब ये आयंस क्या हो गए, टोटली फ्री हो गए। और जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे तब भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। तो हम कर सकते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। ये क्यों एक्वस सोल्यूशन है, मोल्टेन स्टेट में कंडक्टिविटी करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं ड्यू टू फ्री आयंस, फ्री आयंस। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट पे बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आयनिक सॉलिड के बीच क्या बहुत मतलब हाई होने वाला है। अगर हम खुद NaCl का एग्जांपल ले ले तो 800 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑन एवरेज अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट में बात करें तो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हम NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं और कई सारे हैं एग्जांपल हम ले सकते हैं, सारे साल्ट आएंगे इसके अंतर्गत। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। तो आइए देखते हैं मेटेलिक सॉलिड्स क्या होता है। तो मेटेलिक सॉलिड्स से पहले हमें मेटल्स के बारे में जानना होगा कि वाकई मेटल्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कर्नल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स, तो मेटेलिक सॉलिड्स से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, मेटल्स के बारे में जानना होगा। मेटल्स क्या होते हैं, तो आइए मेटल के बारे में जान ले। हम मेटल के बारे में एक सिंपल सा लाइन कर सकते हैं, मेटल वह एलिमेंट है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन इजिली जो लॉस कर दे एलिमेंट, वो क्या है, मेटल है। सिंपल। तो कौन इजिली लॉस कर सकता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, तो वो अच्छे मेटल हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, एक मेटल लेते हैं जैसे कि आपका मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 282। ठीक है। तो ये एक अच्छा मेटल है। अब इसको हम दिखाते हैं डायग्राम एटम्स के, मतलब एटॉमिक मॉडल के फॉर्म में। ये मैं मान लेता हूं न्यूक्लियस है, ये जो कलर शेडेड है वो क्या है, न्यूक्लियस है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये दूसरा सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहीं पे हम देखेंगे मेटल, आपको पता हो गया मेटल क्या होते हैं, जो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे देखते हैं यहां पे ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के छोड़ के अब जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस सेल के इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे सेल दिखा देता हूं, इस सेल के इलेक्ट्रॉन और इस सेल के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। और ये क्या है जिसको हम सेट किए हैं? वो है हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो आप देखिएगा जो कोर है, कोर प्लस न्यूक्लियस है, वो क्या है? कर्नल होते हैं। कोर प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कर्नल। अब देखिएगा कर्नल आपको क्लियर हो गया, कर्नल किसे कहते हैं? अब देखिएगा ये कर्नल, ये जब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो कुछ इस तरीके से सिमेट्री शो करेगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये मेरा क्या है? कर्नल है। मतलब मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम 2+ में चला जाए तो ये जो है ये कर्नल हो जाएगा, मैग्नीशियम का कर्नल प्लस ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम जानेंगे आगे। आपको कर्नल पता हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता हो गया। अब हम मेटेलिक बॉन्डिंग देखेंगे क्या होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग में एक मेटल का ब्लॉक हम लेते हैं, ये मान लेते हैं एक मेटल का ब्लॉक है, ये आपका दिखेगा आराम से, ये एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ये 2+2+2+ के फॉर्म में है मान लो। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? सभी मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है। अब ये देखना, ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, सारे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे। ऐसे जितने मेटल इसके अंदर होंगे सारे के सारे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। क्यों फ्री करेंगे? स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट को पाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल है। कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच जो ये बॉन्डिंग लग रहा है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग होगा। कौन सा बॉन्डिंग होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? अब देखिएगा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस, या फ्री इलेक्ट्रॉन को और हम क्या कर सकते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इस सरफेस पे पूरी तरह से फैला है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बराबर है। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का अगर हम कॉमन लाइफ में एग्जांपल देखें तो फैन का ब्लेड, फैन जब चलता है तो उसके ब्लेड अपने सरफेस एरिया पे इस तरीके से फैले होते हैं कि ब्लेड के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हर जगह बराबर है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के भी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हर जगह बराबर है। अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कर्नल को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। कर्नल को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं, और ये बांधने से जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। क्या क्या सीखे हमने? देखा कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? कर्नल्स क्या है? कर्नल्स प्लस सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब दूसरी बात हम क्या सीखे? कौन सी बॉन्डिंग इन दोनों के बीच लग रहा है? मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब इनके जो मेटल होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पे सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके नेचर के बारे में हम बात करें, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल्स के बीच जो कर्नल है इनके बीच स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो मेटल क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। तो ये कैसे डिपेंड करेगा स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि या वीक बॉन्डिंग है? अगर ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो जो बॉन्डिंग बनेगी वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी।
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जनरली क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सम सॉफ्ट भी होते हैं, सम सॉफ्ट भी होते हैं। कौन होते हैं, एल्कली, एग्जांपल लिख लीजिए, एल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे ही कई सारे एल्कली मेटल्स हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। इनके बीच सॉफ्ट होने का एक ही कारण है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों, सम सॉफ्ट ड्यू टू, हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अदरवाइज ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा कितने पे वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है। अब फिजिकल नेचर के बारे में हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर हम बात मेल्टिंग पॉइंट पे करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, मतलब हाई होता है, फेयरली हाई हम कह सकते हैं, फेयरली हाई मतलब ठीक ठाक हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है। नियर अबाउट अगर आप बात करेंगे तो 1000 केल्विन के रेंज में लाई करता है, 1000 केल्विन के आसपास लाई करता है। ठीक है, अगर एग्जांपल बात करें तो ऑल मेटल्स, हम सारे मेटल्स को ले सकते हैं। कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी ले लो, कॉपर ले लो, सोडियम ले लो, जिंक ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सारे मेटल को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे ही हम इसे मेल्ट कराएंगे, जैसे ही इसको मेल्ट कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जो मेटेलिक बॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे ही फ्री होंगे कंडक्टिविटी चालू कर देंगे, मतलब कंडक्शन करेगा। मतलब ये कंडक्टिविटी हम बात करें मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में भी ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब मोल्टेन स्टेट में भी गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में भी बात करें तो सॉलिड स्टेट में अगर बात करें तो क्या होता है, ये जैसे ही सॉलिड में है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये आयंस क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और ओरिएंट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। तो ये जो बॉन्डिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री हो जाते हैं जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉलिड स्टेट में भी एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो हम कह सकते हैं ये कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर है सॉलिड और मोल्टेन स्टेट में। ये एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि मोल्टेन और सॉलिड स्टेट में भी दोनों केस में गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। जैसे ही हम यहां पे हीट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बॉन्ड टूटेगा और ये क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करते हुए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे हीट चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स में, जैसा कि आप जानते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कोवेलेंट सॉलिड में जो बेसिकली आपके सिलेबस में है, कोवेलेंट सॉलिड्स को फंडामेंटली बताना है और दो चीज पे डिस्कस कर लेना है, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड। किसके बारे में देखेंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में देखेंगे। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, तो कोवेलेंट सॉलिड्स अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम डायमंड का एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से जुड़ा है। तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है। तो किसका एटम है, कार्बन का एटम है। तो हमने जाना क्या, जो भी कोवेलेंट सॉलिड्स होगा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम है। दूसरा बात मैंने क्या जाना, दूसरा बात हम जानेंगे कि ये एटम और एटम के बीच जो बॉन्डिंग लग रहा है,
वो कैसा बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कैसा बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम सीखेंगे, यहां पे देखिएगा, ये इतना एक दूसरे से इतना लिंक होते हैं, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड शो करता है, तो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है। ये एक कार्बन दूसरे कार्बन को क्या कर देते हैं? इंटरलॉक, एकदम नेटवर्क लाइक जाल टाइप बना लेते हैं। इसलिए कोवेलेंट सॉलिड को और दूसरा नाम क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड। क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है? कोवेलेंट सॉलिड्स का दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क सॉलिड्स है। क्लियर? अब हम बात करें, ये नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं इतना, तो इसके कारण इनके नेचर कैसा होता है? हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, इंटरलॉकिंग के वजह से जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक भयानक सा इंटरलॉकिंग क्रिएट करते हैं, तो हम कहेंगे हार्ड होते हैं, बट ब्रिटल इन नेचर भी होते हैं। अगर कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो ब्रिटल भी होते हैं, बहुत हल्का ब्रिटल होते हैं, लेकिन ये होते हैं। आयनिक सॉलिड के कंपेयर में बहुत कम ब्रिटल है, लेकिन नेचर इनका भी ब्रिटल ही होता है। अब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट सॉलिड्स का बहुत हाई होता है, वेरी हाई। क्या लिख सकते हैं? वेरी हाई। अगर हम बात करें डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स मतलब लगभग 3800 केल्विन होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 3800 केल्विन। क्लियर है? तो ये हम कह सकते हैं जनरली जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी पे, क्या होता है, ये कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, इन पे हम बात करेंगे। आप जो देख रहे हैं ये क्या है? एक कार्बन चारों बॉन्ड, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों बॉन्डिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो सारे बॉन्डिंग में चले गए, तो ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर होंगे। अगर तो हम क्या लिख सकते हैं? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं? ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्यों करता है मैं बातें करूंगा, उसके अंदर एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल बॉन्डिंग। वंडरवाल बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम क्या ले सकते हैं? हम डायमंड ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, सिलिका ले सकते हैं, SiO2 को सिलिका कहते हैं, जिसको बालू कहते हैं लोग। सिलिकॉन कार्बाइड ले सकते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड ले सकते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स आपको पता चल गया है। अब हम बात करेंगे केवल और केवल थोड़ा सा एक डीप नॉलेज देंगे डायमंड के बारे में, और किसके बारे में देंगे? ग्रेफाइट के बारे में। तो आइए हम डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं। डायमंड क्या होता है? पहले तो हार्ड होता है, दूसरा अगर हम बात करें जाइंट मॉलिक्यूल्स होता है, जाइंट मॉलिक्यूल्स होता है। तीसरा हम बात करें तो क्या और हम लिख सकते हैं? हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है। अब मैं बात करूं अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस की बात करें तो ये ब्लूइश, व्हाइट ब्लूइश कह सकते हैं, व्हाइट ब्लूइश अपीयरेंस होता है। एलोई और डार्क अपीयरेंस होता है। मतलब डायमंड का अगर हम बात करें तो व्हाइट ब्लूइश जो कि ज्वेलरी में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज करते हैं, और डार्क को हम एज ए कटर यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का डायमंड नहीं माना जाता है जो डार्क अपीयरेंस होता है। व्हाइट ब्लूइश सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली क्या माना जाता है? डायमंड माना जाता है। अब हम बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में, पता चल गया है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
ग्रेफाइट क्या होता है? हेक्सागोनल प्लेनर शीट्स होते हैं। ये देखिए हेक्सागोनल प्लेनर शीट्स हम बना रहे हैं। ये एक प्लेन हो गया। ये दूसरा प्लेन हो गया। अब देखना, ये ऐसे कई सारे प्लेन होते हैं, इनफाइनाइट प्लेन आप कह सकते हैं। अब एक प्लेन यहां पे, ये कार्बन कितना बॉन्ड है? 3 तो अपने प्लेन में बॉन्डिंग किया, 3 अपने प्लेन में बॉन्डिंग किया, एक बॉन्डिंग कहां किया? दूसरे के प्लेन के साथ। और ये जो बॉन्डिंग होती है वीक बॉन्डिंग होती है, तो वीक वांडरवाल बॉन्डिंग हम कह सकते हैं। वीक वांडरवाल वांडरवाल बॉन्डिंग, ठीक है, वीक वांडरवाल बॉन्डिंग होती है। अब ऐसे ही सारे कार्बन 3 बॉन्ड शो करते हैं और एक क्या करते हैं? दूसरे प्लेन के साथ वीक वांडरवाल बॉन्डिंग शो करते हैं। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये वीक वांडरवाल बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रेवल करना चालू कर देंगे। तो देखिएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ग्रेफाइट एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्या है? क्या एक्सेप्शनल है? अगर हम बात करें इन नॉन मेटल, ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नॉन मेटल के कंपेयर में ये अच्छा कंडक्टर है। और ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है? वीक वांडरवाल बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? दूसरा चीज, ये क्या है? सॉफ्ट होते हैं। दूसरा चीज क्या है? सॉफ्ट होते हैं। तीसरा चीज अगर हम बात करें तो ये सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी देता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये लुब्रिकेंट में भी यूज किए जाते हैं। अगर ऐसा आया कि ग्रेफाइट लुब्रिकेंट में क्यों यूज होता है, तो इसका भी रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, अब इसके मेटेलिक लक्सरस होता है, जैसे मेटेलिक लक्सरस, ठीक है, मेटेलिक लक्सरस होता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा लक्सरस का स्पेलिंग, मतलब लक्सरस मतलब होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रेफाइट जैसे मेटल शाइनिंग प्रॉपर्टी देता है, ये ग्रेफाइट भी शाइनिंग प्रॉपर्टी देता है। किस कलर का एक्चुअली ये होता है? ये होता है ग्रे कलर का। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन पे बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रेफाइट के बारे में हमने इतना चीजें बताया। अब इसके यूजेस जान लेते हैं कि ग्रेफाइट के यूज कहां होते हैं। आप तो यूज जान गए, सॉलिड लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है। लीड, सेकेंड यूज क्या है? हम ले सकते हैं लीड। आप पेंसिल का लीड देखते हैं, उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट और क्ले का मिलकर बना होता है, तो हम कह सकते हैं लीड में यूज होता है। तीसरा, अगर हम मॉडरेटर एटॉमिक रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे के सॉलिड्स के बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। कोवेलेंट सॉलिड्स में मैंने अलग से डायमंड और ग्रेफाइट को बताया है। अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये कोवेलेंट सॉलिड्स का जो ग्रेफाइट एग्जांपल है वो किसका है? लेयर टाइप एग्जांपल है, लेयर टाइप एग्जांपल है। ठीक है, ये ब्रिटल नेचर का भी होता है। आइए अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, पहले ये जानना है। कितने टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? 3 टाइप्स के। इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स है। पहला ले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अब हमें 3 चीज जानना होगा। इन तीनों को जानने से पहले हमें जानना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। मैं इन तीनों को बता देता हूं एक एक करके। तो पहले आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? ठीक है, हम लिख लेते हैं
हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। पहला क्या कंडीशन है, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल देखें, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज में नॉन मेटल के देखें तो सबसे पहले हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे ऐसे जाते जाते लास्ट में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है और लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल हाइड्रोजन है। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन, पहला कंडीशन, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्डिंग किसके साथ होना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ। तो आप क्या रखेंगे? F और H, O या H या N या H, यहां 2 बॉन्डिंग फ्री, यहां पे 1 बॉन्डिंग फ्री, यहां पे। अब बताइए इसके और इसके बीच में जो डाइपोल क्रिएट होगा ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा। अब स्ट्रॉन्ग डाइपोल हो गया, पहला कंडीशन है, एक इनके बीच बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसके कारण क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग डाइपोल क्रिएट हो जाए। वीक डाइपोल से नहीं होने वाला है, ठीक। और आग सामने कुछ भी हो, सामने इनकी बॉन्डिंग किसी के भी साथ हो, बस वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव में क्या क्या हो सकता है? या तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, या तो पार्शियल निगेटिव हो, या तो लोन पेयर हो, या तो फ्री रेडिकल हो, इनमें से कुछ भी हो। इसके साथ ये अगर ऐसा हाइड्रोजन मिले जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो वो हाइड्रोजन इन चारों में से कोई भी बंदा मिलेगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, मैं एक एग्जांपल लिया HF का, तो ये इसके साथ क्या है? ये इसके साथ जुड़ा है, यहां पे निगेटिव आ गया, या तो हम कर ले यहां लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहां पे जो बॉन्डिंग लगा है एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग लगा है इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो आपको कंडीशन पता हो गया, 2 कंडीशन क्या है? पहला, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट FON का हाइड्रोजन का साथ बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, सामने कोई सा भी इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, बस उसके ऊपर या तो निगेटिव या पार्शियल निगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल होना चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग सकता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल ले, तो आप देखेगा ये एक HF मॉलिक्यूल है, अब ये एक Cl मॉलिक्यूल है, यहां पे डाइपोल है। अब इनके बीच क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा क्या? आप कहेंगे सर HCl तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता है। अरे नहीं देता है, ये HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा ना, HF इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्लियर है? आज के बाद ये नया कॉन्सेप्ट है, आप इसको, अगर कई लोग जानते होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। आइए अब देखते हैं सबस्टांस के बारे में। सबस्टांस क्या है? हम सबस्टांस के बारे में कहें तो सबस्टांस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है, जिसका म्यू 0 हो जाए। म्यू 0 मतलब डाइपोल मोमेंट। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो हम कहेंगे नॉन पोलर है, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है? म्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या है? पोलर, ठीक है। अब हम देखेंगे म्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट होता है, क्या होता है? हम कह सकते हैं आइदर चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज हो, मैग्नीट्यूड से मतलब है, उनके बॉन्ड लेंथ के बराबर ये होता है डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। कहां से कहां होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। हम चेक करेंगे, एग्जांपल लेते हैं CO2। यहां पे इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनका डायरेक्शन किधर चला गया? इधर। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर चला गया। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है? इसके कारण जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ इधर गया, इसके कारण जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ इधर गया, तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हुआ? नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0। तो हम यहां पे नेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नेट। तो बताओ CO2 क्या होगा? CO2 एक नॉन पोलर सबस्टांस है। क्लियर है? CO2 एक नॉन पोलर सबस्टांस है। इसी तरीके से हम HCl लेते हैं, HCl, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, केवल डाइपोल यहां से यहां गया, तो क्या है?
पोलर सब्सटेंस है। क्लियर है? जिसका डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होगा वो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ आता है तो वो क्या हो जाएगा? पोलर सब्सटेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे जहां पे पोलैरिटी होगी, जहां पे पोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। आइए देखते हैं क्या कहेंगे। पोलर, नॉन पोलर, आप एग्जांपल ले सकते हैं। पोलर में क्या ले सकते हैं? HCl, HCl, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये जो बॉन्डिंग है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है? डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बड़ा लिख देता हूं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक वान डर वाल बॉन्डिंग होता है, वान डर वाल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक बॉन्डिंग माना जाता है। लेकिन वान डर वाल बॉन्डिंग में ये भी एक बॉन्डिंग है जो कि तगड़ा है। इससे एक एग्जांपल लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच जो बॉन्डिंग लगेगा ये भी एक वान डर वाल बॉन्डिंग है। वो वान डर वाल बॉन्डिंग है। जो वान डर वाल बॉन्डिंग में ये वीक वान डर वाल बॉन्डिंग है, वीक वान डर वाल बॉन्डिंग है, जिसको लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कहेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल, ये डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां क्या है? दोनों डाइपोल नहीं है तो केवल लंदन फोर्स, यहां हम क्या कर सकते हैं? डिस्पर्जन फोर्स होता है। अब देखिएगा नेचर, फिजिकल नेचर क्या होता है? ये भी सॉफ्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होता है, दोनों फिजिकली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है? अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है? ये लो होता है और ये वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में बात करें तो दोनों कैसे होते हैं? जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके, क्या कह सकते, अगर हम बात करें तो एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये क्या होते हैं? ये हमारा होता है लिक्विड या तो गैस फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड या तो गैस फॉर्म में होता है। क्लियर है? आपने देखा दोनों सॉफ्ट सॉलिड है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसका एकदम लो है, दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग है। लेकिन डाइपोल डाइपोल इससे तगड़ा होता है, डिस्पर्जन से क्या होता है? तगड़ा होता है। एग्जांपल्स आपने देख लिया। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम H2 एग्जांपल लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है, हम इंटरलॉकिंग दिखा दिए। ये देखिएगा यहां पे अगर एग्जांपल H2 का हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है? अब ये अगर बात करें तो ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, या तो वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो या सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं या वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन कंपेयर टू पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मतलब इनसे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्लियर है? और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी तो ये तीनों के तीनों क्या है? इंसुलेटर हैं, तीनों बिहेव करते हैं इंसुलेटर जैसा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं। क्लियर है? आपको सारी चीजें पता चल गई। एग्जांपल्स आप और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे HF का ले सकते हैं, HF, यहाँ पे ऐसे HF, ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आपको पता हो गया है। सबस्टांस पोलर और नॉन पोलर सबस्टांस क्या होता है ये पता हो गया है।